यस वी आर लाइव नाउ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए सभी लोग और सेशन को शेयर कर दीजिए। आ जाइए आपके साथ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। 5 अंकीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। जी हाँ, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए और आज की सेशन में बहुत ही एक प्यारा सा टॉपिक है जो 5 अंकीय प्रश्न के लिए है। ठीक है, और ये 5 अंकीय प्रश्न समझ रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि थेल्स परमे एक्चुअल में है क्या। क्या पूछा जाता है? थेल्स परमे एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इससे प्रश्न जब पूछे जाते हैं बच्चे, तो ये 5 अंकीय प्रश्न है। कितने अंकीय प्रश्न है? 5 अंकीय प्रश्न है। आप याद रखेंगे, 5 अंकीय प्रश्न है। और 5 अंकीय प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ी सी धैर्य पेशेंस के साथ इसको पढ़ाई करने पड़ेंगे, ताकि इसको समझना भी है और इसे बनाना भी है। क्योंकि आगे जो आपको टेस्ट होने वाले हैं, उस टेस्ट एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से बना पाए। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और इसमें हम लोग 5 अंकीय प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपका काम है इस सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, शेयर कर देना, ये पहला आपका काम है। ठीक है, आज जो हम लोग प्रमेय पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो प्रमेय है थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहलाता है? इसको शॉर्ट में हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे। ठीक है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे। ठीक है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर है, सिद्ध करे, जिसमें डायरेक्टली त्रिभुज के क्वेश्चन से आते हैं। और ये क्वेश्चंस आते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सचिन, सुप्रिया। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। ठीक है, बट इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 5 अंकीय प्रश्न है। ओके, तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। एक लाइन में ये क्वेश्चंस आ गए। इसका दूसरा जो फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा? ठीक है। तो सबसे पहले इसका दूसरा फॉर्मेट मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, थेल्स प्रमेय में किसी त्रिभुज की एक भुजा, आपसे कहा जाएगा किसी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, ठीक है, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई, खींची गई, ठीक है, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा खींची गई रेखा अन्य दो अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इस थ्योरम को ध्यान दीजिएगा। थ्योरम में क्या कहा गया है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, हाँ, रिया, मोहम्मद, सुहैल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर दिया गया है, पहले थ्योरम को अच्छे से लिखना है। चूंकि 5 नंबर के हैं तो सबसे पहले परमे लिख दीजिएगा। परमे में अगर थेल्स परमे दे दिया तो ऊपर में डायरेक्ट थेल्स परमे लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो नीचे क्या लिखिएगा, फिर से परमे लिख करके डैश दे दीजिएगा। और उस परमे में आपको क्या लिखने पड़ेंगे? ठीक है, उस प्रमेय में आपको क्या लिखने पड़ेंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर
खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, एक मिनट, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कैसे, इस प्रश्न को कैसे समझेंगे प्यारे बच्चे, इस चीज को समझिए। सबसे पहले जो कहा गया उसका फिगर बनाना पड़ता है। तो एक त्रिभुज लीजिए, ठीक है, एक त्रिभुज लिए, यह सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आवाज आ रही है ना? ऑडियो वीडियो सब सही है? एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सही है ना? कमेंट करके बता दीजिए मुझे। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सॉरी, एक भुजा के समांतर, देखिए, तो एक भुजा मैं ये ले रहा हूं, ये नीचे वाला आधार, ठीक है, आधार वाली भुजा ले रहा हूं, और इसके समांतर एक मैं रेखा खींच रहा हूं, ठीक है। लो, ये रेखा मैंने खींच दिया। तो कहा गया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसका नाम लिख दिया मैं ए बी सी, और यहां कर दिया डी, और इसको कर दिया ई, ठीक है। क्लियर दिख पा रहे हैं ना? क्लियर दिख पा रहे हैं ना? ओके। तो ए बी सी डी ई मैंने एक त्रिभुज बनाया, और एक तीसरी रेखा, तीसरी भुजा, या एक भुजा कहिए, कहीं से भी लेंगे, तो अगर इसमें लेते तो इधर खींचना पड़ता, इसके लेते तो इधर में खींचना पड़ता, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच देना है, ठीक है। अब इस पर तो ये क्या कहता है कि यह जैसे ही खींच देंगे तो ये जो दो भुजा, अन्य दो भुजा जो है, इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यह एडी बट्टा बी डी, ठीक है, और इधर में ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा। यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है कि इसे आप सिद्ध करके बताइए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसे ध्यान से समझना है कि अब सिद्ध करने में कितने फैक्ट की जरूरत होती है। तो सबसे पहला कि प्रमेय लिख देना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें लिखने पड़ते हैं कि जो इसमें दिया है, ठीक है, जो दिया है उसे लिखते हैं, दिया है। अब क्या क्या दिया है ये देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, तो लिख देंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। जो दिया हुआ है पहले उसको लिख दीजिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, लिख दिए, ठीक है। बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, समांतर का चिन्ह ये होता है डीई खींचा, ठीक है, डीई खींचा, ठीक है। ये बात ध्यान रखा, खींचा गया है, खींचा गया गया है, ये भी बात पहले से ही पता है, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, और जिसमें बीसी के पैरेलल डी खींचा गया है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। दूसरा कहा जाता है, ठीक है, कि यह प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पर डी और ई जो है पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, डी और ई पॉइंट बनते हैं। सिद्ध करना है, इसके बाद बच्चे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो एडी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये चीज हमें प्रूफ करने हैं, तो ठीक है, ये भी हमें लिख लिए। उसके बाद बच्चे रचना लिखते हैं, और रचना में हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रचना, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं रचना। रचना में क्या होता है, एडिशनल जो भी वर्क करेंगे प्यारे बच्चों, जो भी एडिशनल वर्क करेंगे तो उसे हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? तो यहाँ रचना में हम लोग यहाँ इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो चीजें को ध्यान से समझिएगा। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, जिसमें डीई जो है इसके समांतर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर पहला एक स्टेप है, तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया। अब बात है रचना का। तो रचना क्या करना है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब होता है लंबवत, ठीक है। और फिर इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे,
तो ये भी क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, ये दोनों हम लोग लंबवत खींचेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पर हमने इसको ऐसे खींचा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे खींच दिया। ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या किया कि यहाँ पर बच्चे, कि यहाँ पर एक और रचना, मतलब आप कहेंगे कि बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया और डी से सी को मिलाया। ठीक है, दो काम किए हैं। पहला नंबर काम क्या करना है, ठीक है, पहला नंबर की परमे को लिखना है। दूसरा नंबर जो है, जो इसमें दिया गया है उस चीज को यहाँ लिख देना है। तीसरा नंबर जो सिद्ध करना है उस चीज को लिखना है। और चौथे नंबर पर रचना है। तो क्या लिखेंगे कि ए बी के, या ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं एन, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एम। तो ध्यान से समझिएगा, एन ई, ठीक है, एन ई परपेंडिकुलर, एन ई परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी, एन ई परपेंडिकुलर ए बी, इसका मतलब ये हुआ, ए बी जो एक रेखा है, ध्यान से समझिए, ए बी एक जो रेखा है, ध्यान से समझिएगा, ए बी एक रेखा है, इस पर परपेंडिकुलर लंबवत है। ठीक है, इस पर क्या है, लंबवत है। तो एन ई परपेंडिकुलर ए बी है। ठीक है, खींचा, खींचा, तथा, तथा, तथा डीएम, डीएम परपेंडिकुलर, ध्यान से समझिएगा, परपेंडिकुलर, डीएम परपेंडिकुलर किस पर, बताइए, एसी पर, एसी पर खींचा। साथ ही, साथ ही बी से ई को, बी से ई को तथा, बी से ई को तथा, तथा सी से डी को मिलाया, सी से डी को मिलाया। ठीक है, ये 5 अंकों के क्वेश्चन है, और 5 अंकों के क्वेश्चंस सभी बच्चे इसमें परेशान होते हैं, लेकिन ध्यान से इसको नोट करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि एक त्रिभुज बनाए, उसमें जो त्रिभुज में उसका नाम लिख दिए, एक रेखा जो समांतर खींचा गया था उसको लिख दिए, सिद्ध करने वाला रचना कर दिए। अब यहां से आती है इसके चौथा स्टेप, जिसको कहते हैं परमान। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परमान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परमान। तो यहां तक आपने नोट कर लिया, नहीं नोट किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसे लिख पाइएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर आगे वर्क करते हैं। ठीक है, ले लिए, ओके। आइए, अब इसके बाद बच्चे क्या करना है, परमान देखना है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, अब परमान देखना है। अब परमान का मतलब ये होता है कि जो आपने फिगर देखा, जो आपने फिगर देखा, फिगर जो है कि ऐसे ही था। ठीक है, फिगर जो है ऐसे ही था, यहाँ पर यह फिगर था, इसका नाम था ए बी सी डी। आपको दूसरा फिगर नहीं बनाना है, ये फिगर सेम यही रहेगा। ठीक है, यहाँ से दोनों हमने पैरेलल खींच लिया है। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दिया है, इधर भी इसको मिला दिया है। जब एक बार आप सीख जाएंगे ना, तो फिर डायरेक्टली इसको आप ऐसे ही बना लोगे। अब देखिए परमान में हम लोगों को क्या करना है। अब परमान में यहाँ पर एक साथ दो दो त्रिभुज को लेकर के चलना है। ठीक है, दो दो त्रिभुज को लेकर के चलना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ये बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, किसी भी त्रिभुज का, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करते हैं, सबसे पहले इसमें बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 आधार गुना, आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, नोट कर लिए सर, ओके, बहुत अच्छा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो गया, इस बात को समझ लिए। अब यहां से जैसे ही ये बातें समझ लिए, तो इसके बाद अब हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज ले रहे हैं, और वो त्रिभुज है ए डी ई। ध्यान से समझिएगा, ए डी ई, मैं फिर से इसको कलर कर रहा हूं। ठीक है, ए, ठीक है, डी और ई, देखिए पहले ये त्रिभुज लिया। ठीक है, ए डी ई, तो ध्यान से समझिएगा, लिखते हैं हम, इसको कहते हैं एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, मतलब ए डी ई का क्षेत्रफल। इसे क्या समझना है,
त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, इधर साइड में लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ त्रिभुज त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको समझिएगा, इसका शॉर्टकट है, लैंग्वेज इसमें ज्यादा नहीं बनाना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओहो सर, ठीक है, हाँ बोलिए, राज सिंह, गुड आफ्टरनून। चलिए पढ़ लीजिए बच्चे। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर एरिया इसको समझना है, एरिया ए आर लिखे हैं ब्रैकेट में, त्रिभुज एडीई, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल समझना है। और ठीक इसी के नीचे फिर एक दूसरा भी हम लोग त्रिभुज लेंगे, ठीक है, वो होगा डीबीई, समझिएगा डीबीई, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। कौन वाला त्रिभुज ले रहे हैं? तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज ले रहे हैं हम। पहले इसके ऊपर वाले त्रिभुज, मतलब ये फाइनली त्रिभुज ऐसे था। ठीक है, तो एक त्रिभुज जो है, ठीक है, इधर वाला ले लिए थे, तो अब दूसरा ले रहे हैं। तो डीबीई का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ डीबी त्रिभुज त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल। अब देखिए, अभी आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना, ठीक है, तो आधार गुना क्षेत्रफल। ठीक है, ये बात समझ गए। अब यहां पर यही तो समझना है कि 1/2, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको कलर चेंज करके लिख रहा हूं, 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 किस त्रिभुज में चल रहा है? एडीई में। आइए, तो एडीई त्रिभुज है, तो इसका आधार यहाँ पर एडी हो गया, और आधार एडी हो गया, तो इसका जो ऊंचाई होता है वो क्या है? एनई है, एनई है। इसी चीज को ध्यान में रखना है। तो एडी गुना एनई, ठीक है, लिख दिए। और साथ ही साथ फिर नीचे वाला त्रिभुज को लेते हैं। अब समझिए, त्रिभुज डीबीई लिखना था ना, डीबीई लिखे, डीईबी कैसे लिखा गया? डीबीई, चलिए, तो यहाँ डीबीई में समझिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से डीबीई को। डीबीई क्या है? तो डीबीई में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, ऐसे समझिएगा, यहाँ पर हाइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह त्रिभुज ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर यह त्रिभुज का नाम है ई, और यहाँ है डी, यहाँ है बी। तो यहाँ बेस तो बीडी हो जाएगा, इसका आधार बीडी हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई कहाँ गया? तो ऊंचाई वही क्या है, यह आगे जो है लंब जो गिरा था वो एन ई यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बीडी गुना एन ई। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने त्रिभुज को लिया, और त्रिभुज में जब लिया तो ये इसके आगे बढ़ा हुआ पार्ट है, और जब आगे बढ़ा हुआ पार्ट है तो इसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई जो हमें लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन ही ऊंचाई होगा। अब देखिए, 1/2 से 1/2 कट गया, एन ई से एन ई कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर बचा एडी बटा बीडी, और इसको कह दीजिएगा समीकरण 1। ठीक है, एकदम आसान से समझा रहे हैं, अच्छे से समझ जाइएगा, नंबर 5 अंक मिलेंगे एग्जाम में। आइए, इसी के साथ अब दूसरा कंसेप्ट में हम लोग चलना है, और लिखेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं? इसी प्रकार से अब इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। फिर जैसे इधर हम लोग लिए थे, वैसे ही अब उस साइड लेना है। फर्स्ट में इस साइड ली है, अब उस साइड में लेना है। तो यहां पर लिखेंगे आप त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, ए डी ई फिर से, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, त्रिभुज डीईसी। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? 1/2 गुना, अब
यहाँ पर बात करते हैं इस साइड में आइए, इस साइड में आइएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ इस साइड में आएंगे तो यह त्रिभुज हुआ यहाँ पर इधर से, तो इसका जो बेस होगा वो हो जाएगा ए और ऊंचाई क्या हो जाएगा डीएम। ठीक है, तो इसका बेस हो गया ए और ऊंचाई कितना हो जाएगा डीएम। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से अब नीचे वाले मैंने पहले ही समझाया आपको कंसेप्ट, अब पहले ही समझाया तो यहाँ पर ये जैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ तो इसके साथ दूसरा आ जाता है 1/2 और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसका जो बेस होगा वो होगा ईसी, क्या होगा ईसी, और इसका भी ऊंचाई आ जाएगा डीएम। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिर से क्या हो गया, इसे ई कट गया, इसे ई कट गया, तो क्या आ गया ए बट्टा ईसी, इसको कह देंगे समीकरण 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज देखा जाए, एक चीज क्या देखना है कि त्रिभुज एडीई इसमें भी है और त्रिभुज एडीई इसमें भी है, लेकिन त्रिभुज डीबीई और यहाँ डीईसी दोनों अलग अलग हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है और वो कंसेप्ट क्या कहता है, 9th क्लास में एक कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज अगर बनते हैं, समझिएगा, एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज अगर बनते हैं, ठीक है, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से, एक ही आधार पर दो त्रिभुज अगर बनते हैं तो दोनों त्रिभुज का एरिया जो है वो बराबर होगा। आधार तो एक ही है, ठीक है, आधार तो एक ही है, मान लेते हैं इसका नाम लिख देते हैं बीसी और इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो यह जो त्रिभुज बना इधर वाला ए बी सी और बी सी डी दोनों का जो बेस है, जो आधार है वो कौन सा है, तो बीसी ही है, और बीसी है तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एरिया बराबर होता है, तो यह कंसेप्ट आपको लिखने पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, चूंकि चूंकि ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज त्रिभुज डीईबी तथा त्रिभुज डीईसी डीईसी एक ही आधार डीई पर बने हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, यह बात को समझ लीजिए, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपका एक कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के आधार पर हमें चलने पड़ते हैं। तो जैसे ही ये बराबर हो गया तब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2। मैंने एक समीकरण यहाँ माना है और समीकरण 2 यहाँ माना है, तो समीकरण 1 और 2 से अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, और समीकरण 1 तथा 2 से अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमने लिखा था एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, और इधर में लिखा था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, त्रिभुज डीबीई, क्या लिखे थे, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई, ठीक है। इसी प्रकार से इधर जो सेकंड आया है एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ठीक है, और दूसरा क्या लिखे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, दूसरा था एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। अब देखिए, अब यहाँ पर तो ये लिख दिए, लेकिन इसी के साथ हमें अभी अभी कंसेप्ट में क्लियर किया कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ठीक है, अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज
DBE। अब यहां से जैसे ही यह बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जब आपस में बराबर हो गए तो इसके जो मान थे वो क्या थे, AD बट्टा BD और AE बट्टा EC। तो AD बट्टा BD और AD बट्टा BD और आपका इधर में था बच्चे AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। इस प्रकार से यह आपका यहाँ पर प्रूफ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रूफ किया गया। तो इसको यहाँ लिख दीजिए प्रूफ, प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इस चीज को सिद्ध किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 5 अंकीय प्रश्न थे और 5 अंकीय प्रश्न को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से हम लोग सिद्ध करते हैं और ये फाइनली सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को और इसको 2 बार जो है आपको रिवीजन करने हैं। ठीक है, 2 बार रिवीजन कीजिएगा तभी जाकर के ये संभव हो पाएगा, अन्यथा ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जिसको थेल्स प्रमेय आ गया उसको थेल्स प्रमेय के विलोम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया तो थेल्स प्रमेय के विलोम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। बच्चे तो जो आप आसानी से बात को समझ लिए, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मैं लगा दिया गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा दूसरा स्लाइड ये आपका रहा, दूसरे नंबर पर ये आप लिखेंगे। ठीक है, DEC, यहाँ पर C छूट गया है प्यारे बच्चों, तो DEC हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ओ ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्लाइड पर ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सर थोड़ा डिफिकल्ट लगा है, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप इसे फिर से दोबारा जो है आप सुनेंगे मेरी कही हुई बातों को तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। आइए इसी के साथ मैं अगला जो थ्योरम है उसे भी मैं लगा ही देता हूं और उसे भी आपको प्रूफ कर ही देता हूं। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। आइए, थेल्स प्रमेय का विलोम। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो क्या है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक थेल्स प्रमेय और दूसरा सर टाइम पता नहीं चला है सर। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चे जो है ना, मेरी तबीयत खराब है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे खांसी आ जा रही है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि नोट कर लिए, गुड। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको जो है कि मैं ये क्वेश्चंस दे दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम है सामने, सेंटअप एग्ज़ाम है और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम जो इंस्टीट्यूट में होने वाले हैं तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं हो। तो इस वीडियो को 2 बार आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है ठीक है। अब आइए, थेल्स प्रमेय का विलोम, टाइम को किल मत कीजिए। ठीक है, आइए थेल्स प्रमेय का विलोम, इसको प्यारे बच्चे समझने हैं। सॉरी बे, सॉरी, मेडिसिन, हाँ मेडिसिन लिया हूँ, बट शाकिब कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी ठीक हो जाओ। थेल्स प्रमेय का विलोम, अब देखिए ये भी आपके 5 अंक में ही पूछे जाते हैं और 5 अंक के प्रश्न है बच्चों। तो ये डेफिनेटली ये बात तो 100% सही है कि 5 अंक के प्रश्न है तो आपसे तो इतने आसानी से वो बनने लायक होते नहीं है, लेकिन उसको 2 बार 3 बार जब आप रिवाइज करेंगे ना तो डेफिनेटली वो आपका 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे क्या करना, मैं जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपको लिखने, ऐसे बहुत मैं कम मतलब शॉर्ट में लेकर के चलता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आइए तो थेल्स प्रमेय का विलोम देखते हैं और विलोम को सिद्ध करते हैं। ठीक है,
आइए, तो फिर से मैं कितने स्टेप बताया हूँ, पहले ये बताइए, मैं कितने स्टेप बताया हूँ बच्चे, बताइए तो कितने स्टेप में ये प्रूफ हुए हैं। सबसे पहला क्या लिखना था, सबसे पहला क्या लिखना था, तो परमेय लिखना है, सबसे पहले याद ही रखना है, सबसे पहले आपको परमेय लिखना है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या लिखना है, दिया है। ठीक है, क्या लिखना है, दिया है। और तीसरा नंबर में क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और चौथे नंबर पर रचना। ठीक है, क्या लिखना है, रचना। और पांचवें नंबर पर क्या, पांचवें नंबर पर क्या, तीन स्टेप, सही से आप लोग क्लास नहीं देखे हैं। ठीक है पांचवें नंबर पर हम लोग जाएंगे तो पांचवें नंबर पर परमान आएगा। ठीक है, परमान आता है और तब जाकर के ये चीज सिद्ध होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रमेय लिखते हैं। यह प्रमेय कहता है कि यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा, ठीक है ध्यान से समझिएगा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो वह रेखा, तो वह रेखा तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर होती है। सबसे पहले तो ये समझना है कि इसे विलोम क्यों कहा गया। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि इसे विलोम क्यों कहा गया है। सर आप बहुत मेहनत करते हैं, नहीं बच्चे मेहनत कहाँ करते हैं, मेहनत तो आप लोग करते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत तो आप लोग करते हैं। आइए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज पहले वाला में क्या कहा गया कि एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहां पर क्या कहा गया, यहां पर क्या कहा गया कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब बताइए है ना ये विलोम, मतलब एक स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट जो है विलोम है, बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, वही जो पिछले वर्क में किए हैं वही फिर से वर्क करेंगे और क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और वो त्रिभुज छोटा सा नहीं बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको एक तीसरी रेखा हो गई। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, जैसे उसमें नाम लिखे थे सेम उसी तरीके से नाम लिख दिए। और यहां पर इसको परपेंडिकुलर बताए थे, इधर में इसको परपेंडिकुलर बताए थे और इसका नाम लिखे थे एन और इसका लिखे थे एम। ठीक है, और यहां पर इसको क्या किए थे, इसको मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या किए थे, डॉट लाइन से मिला दिए थे। ठीक है, तो ये काम आपको करने हैं। ठीक है, तो ये काम जैसे ही हम कर लेते हैं तो ये किस बच्चे को समझ में आएगा, जो पहला देख लिया ना, जो पहला को समझ लिया तो दूसरा उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे कि गुरुजी पहले वाले स्टेप में क्या क्या किए थे और इसमें क्या क्या हमारा बाकी रह रहा है। तो सबसे पहले जो दिया है उस चीज को लिखने जा रहे हैं बच्चे। क्या दिया है आप लोग बताइए जरा, आप लोग भी बता सकते हैं कि गुरुजी इसमें दिया है, सॉरी यहां पर दिया है
कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले एक त्रिभुज है तो यहां पर लिख देते हैं, दिया है एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाओं का समान अनुपात, तो समान अनुपात क्या हो जाएगा, एडी, एडी बट्टा, ठीक है, इसको डीबी या बीडी कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, एई बट्टा ईसी, ठीक है, या सीई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पहले ही दे दिया, जो आगे वाले में जो फर्स्ट थ्योरम में था उसमें दिया नहीं था, इसको सिद्ध करना था। यहां पर सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पर सिद्ध करना है कि डीई, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहां पर सिद्ध करने हैं आपको यहां पर आपको सिद्ध करने हैं डीई, डीई पैरेलल बीसी, ये अब आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। रचना में वही जो पहले में किए हैं, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज, हाँ ठीक है। रचना में क्या करना है, लिखना है क्या, एन ई परपेंडिकुलर है, एन ई परपेंडिकुलर है किस पर, एडी पर, तथा तथा डीएम परपेंडिकुलर है बच्चों एई पर, ठीक है, एई, तथा बी से ई को और सी को डी से मिलाया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये आपके क्या हो गए, रचना हो गए। अब इसके प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप थ्योरम में दिए गए हैं, दिया है में लिख दिए, सिद्ध करने में लिख दिए, तो अब उसे प्रमाण दे करके आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे इस बात को आप सिद्ध करते हैं, ठीक है, कैसे इस बात को सिद्ध करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रमाण पर। अगर यहां तक नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम चलेंगे बच्चे अगले स्लाइड पर, तो अगले स्लाइड पर जाएंगे तब इसको मैं प्रूफ कर पाऊंगा, ठीक है। आइए, तो यहां तक हो गए, अब आते हैं प्रमाण की बारी है, ठीक है। तो प्रमाण में फिर से वही बात होगी प्यारे बच्चों, प्रमाण में वही बात होगी प्यारे बच्चों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज फिर से बना लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो त्रिभुज बना लिए फिर से मैं, ये लीजिए आपका त्रिभुज मैं फिर से क्रिएट कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। नाम लिख देता हूं ए बी सी डी ई एन और एम, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां तक ये क्लियर हो गया। सबसे पहले त्रिभुज जो लेंगे, त्रिभुज ए ई डी, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, इधर इधर वाले लिए फिर से ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं किधर का बात कर रहा हूं, मैं किधर का बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ए डी ई, मैंने इस त्रिभुज को लिया, और जब लिया तो इसका एरिया हम क्या लिखेंगे, 1/2 एडी गुना एन ई, लिखेंगे कि नहीं प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज लेते हैं, और दूसरा त्रिभुज लेंगे क्या, डी बी ई, डी बी ई, तो समझिएगा ध्यान से, इसका निकालोगे तो क्या होगा यहां पर इसका निकालेंगे तो 1/2, और फिर क्या आएगा, बी डी, कहां से आया बी डी, पिछले क्लास मतलब इसके पहले समझाए थे कि बी डी और इसका ऊंचाई सेम, फिर से वही बात आएगा कि ये है आपका त्रिभुज ऐसे बना है, तो यही ऊंचाई हुआ, तो जो आगे है, तो आगे कहाँ है, एन ई के बराबर है, ठीक है, एन ई के बराबर है। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर हम बहुत अच्छा समझा रहे हैं,
हाँ, पढ़ लीजिए बच्चे, 5 अंकीय प्रश्न है, ठीक है। 5 अंकीय प्रश्न है और 5 अंकीय प्रश्न में ज्यादा बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस दोनों को, जैसे पहले वाले में मैं क्या कर दिया था, बट्टा कर दिया था, ठीक है। तो बट्टा कर दिया, ठीक है। बट्टा कर दिया तो इससे क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और एनी से एनी कट जाएगा और यहाँ आ गया एडी बट्टा बीडी आ गया और इसको समीकरण 1 बोले। हाँ, है ना, है ना प्यारे बच्चों, जो पहले पढ़े थे वही चीज सेम आ रहे हैं ना। हाँ, सेम वही चीज आएंगे, ठीक है, लेकिन कैसे बदलाव हो जाता है इस चीज को देखेंगे। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से फिर हम लोग दूसरा भी लिखेंगे, इसी प्रकार से। अब दूसरा उस साइड वाले में चलेंगे, ठीक है। इधर वाले दोनों कंप्लीट हुए, अब उस साइड में चलेंगे। आइए, तो कौन सा त्रिभुज को लेने वाले हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज अब आ रहा है, फिर एडीई में ही आ रहे हैं, लेकिन आधार अब इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, नीचे वाला बोलिए, डीईसी। क्या हो जाएगा, डीईसी। तो अब उधर चले गए हैं तो डीईसी, और इसका भी आप निकाल दीजिए क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार हो जाएगा एई। क्या हो जाएगा, एई। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा बताओ कि यहाँ पर इसका ऊंचाई कितना होगा। आप यहाँ पर बताओ ऊंचाई कितना होगा। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। हाँ, बड़ा बड़ा लिखेंगे ना तो दूसरे स्लाइड में चला जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। आप फोन को टिल्ट कर लीजिए, मतलब फोन को घुमा लीजिए और उसको जूमिंग कर दीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चूंकि ये एक स्लाइड पर इसको दर्शाना रहता है, नहीं तो फिर आपको ही समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये डीएम, ठीक है, ये डीएम। और फिर यहां पर लिखेंगे 1/2। अब देखिए दूसरा त्रिभुज है डीईसी। डीईसी की बात करें तो इसका बेस हो जाएगा ईसी, बेस हो जाएगा ईसी। और यहां पर जो है इसका ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई कौन आएगा, तो यही वाला आएगा, डीएम आएगा, डीएम आएगा। इस प्रकार से ये कट गए और यहाँ पर आ गए एई बट्टा ईसी, एई बट्टा ईसी। और ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। बच्चे ये बताइए कि यही चीज ना हमने पहले वाला में भी काम किया है, जो पहले वाले में काम किए हैं सेम इसमें भी। सर आप कलर क्या लिख रहे हैं, कलर चेंज कर देना। हाँ, कलर चेंज कर देना, इसीलिए तो कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको ये दिख पाए कि मैं जो अगला स्टेप लिख रहा हूं वो स्टेप क्लियर हो जाए। तो समीकरण 1 और 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हो गया एडी बट्टा क्या है, बीडी। अब उस वाले में पहले इधर वाले पार्ट को लिखे थे और उल्टा है इसलिए उल्टा कर रहे हैं, बाद वाले पार्ट को लिख रहे हैं, एई बट्टा ई से लिखे, ठीक है। तो ये बातें अब लिख दिए, जैसे ही यह बात लिख दिए, ठीक है। हाँ, गुड। तो यहां पर जैसे ही यह बात लिख दिए तो अब यहां से मुझे क्या करना है, अब इसके एरिया को लिखने हैं, ठीक है। अब एरिया को लिखने हैं तो इसी के जस्ट हम आगे बढ़ा देते हैं। आप लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है, आप लोग नीचे लिखेंगे, मैं इसके आगे बढ़ा दे रहा हूं। एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ठीक है, और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई, ठीक है, बराबर क्या आया, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। प्यारे बच्चों, जो मैंने पिछले पिछले वाले में थेल्स प्रमेय में इसको लिख करके तब इसको लिखा था, अभी क्या क्या इसको लिख करके तब इसको लिखना है। जैसे ही इसको लिखेंगे तो यहां से एक चीज जो है एडीई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब कट जाएंगे इसलिए क्या बराबर हो जाएगा, तो बताइए, आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पर जो है बराबर हो गया हमारा, बराबर हो गया, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी डी बीई
बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी के। अच्छा ये बताइए कि अब ये दोनों आपस में जब बराबर हो गए, ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर वही थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे और वो थ्योरम क्या होगा, ठीक है, लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज डी क्या था, यहाँ पर एरिया ऑफ डीबीई और डीसी, डीबीई तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, और ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज एक ही आधार पर बना हुआ है, एक ही आधार पर बना हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक ही आधार पर बना हुआ है। अब एक ही आधार पर बना हुआ है इसलिए ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, डीई पैरेलल हो गया, डीई पैरेलल हो गया किसके, बीसी के। और इस प्रकार से यह प्रूव हो गया। तो है ना कमाल की बात, ठीक है। तो आज हम लोग दो थ्योरम को सीखे ना, आज हम लोग दो थ्योरम को सीखे ना, एक थेल्स प्रमेय और दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम। तो मैंने दोनों चीज को क्लियर कर दिया, ठीक है, दो थ्योरम आपको बताएं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब समय आता है, अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और फिर आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर ले, ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों आपको अगर ये अच्छा लगा तो अभी तक जो देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है, और आपको लगता है कि यह और भी आपके फ्रेंड के जो है कि काम आने वाले हैं तो उसे आप शेयर कर देंगे, ठीक है, आप उसे शेयर कर देंगे ताकि आपका तो काम चलिए गया, उनका भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो देख लेंगे और देखने के बाद उसे 2 बार 3 बार देखने पड़ेंगे, ठीक है, फिर आप यह इस चीज को कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अब आपके साथ मैं तीसरा जो है तीसरा थ्योरम की बात करूंगा। तो तीसरा थ्योरम की थ्योरम 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 आइए, तीसरा थ्योरम की अगर बात करूंगा तो ये आपके सामने अगला थ्योरम आएगा प्यारे बच्चों, जो आएगा क्या, बोलिए आप ही लोग बताइए कि अगला थ्योरम क्या होगा, आप लोग बताइए। लिख लिए सर, गुड, सर नोट कर ली हूं, गुड। प्यारे बच्चों क्या है ना कि अब ये दोबारा तो आएगा नहीं, क्योंकि ये आपके साथ इसी प्रकार से चलेंगे और इसी प्रकार से चल करके ये आपके समाप्त होंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है और इसको कंप्लीट करना है। आइए अब बताइए अगला, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ पाइथागोरस प्रमेय, गुड। अगला जो होगा पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय अब आज नहीं कराएंगे, ठीक है। ये दो वीडियो को मतलब आज की जो जो वीडियो दिए वो इसको आप एक बार आप नोट कर लिए, अच्छी बात है। अब इसको ना इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ठीक है, आप एक बार मेरे साथ बनाए और लिख लिए और अब वीडियो को जो है कि 2 बार रिप्लाई करके, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है, 2 बार इसको लिख लीजिए, ठीक है, सॉरी देख लीजिए, जिससे क्या होगा वो पूर्ण रूप से आपके पास हो जाएगा, क्या क्या किए ना वो आपको स्टेप दिमाग में याद आ जाएंगे, ठीक है। तो वो देखने से अब क्लियर हो जाएगा एकदम 100%, ओके। तो अब जो पाइथागोरस प्रमेय है तो ये पाइथागोरस प्रमेय कल की क्लास में पाइथागोरस प्रमेय और एक जो है एरिया समरूप पर, समरूप एरिया पर, ठीक है, समरूप को समझाते हुए, ठीक है, एरिया समरूप से आपको थ्योरम करा देंगे, ठीक है, थ्योरम को करा देंगे, इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं प्यारे बच्चों, और आज की क्लास हम स्थगित करेंगे और आगे की क्लास जो है एटी सर आएंगे आपके 6 बजे, तो 6 बजे आपको एसएसटी की क्लास देंगे जिसमें वो मॉडल पेपर
मॉडल पेपर का 80 क्वेश्चंस है, ठीक है, मॉडल पेपर का 80 क्वेश्चंस है, उसी क्वेश्चंस को सर को कराने हैं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आया है। सर बोले कि सर इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, 40-40 करके कर लेंगे। तो देखते हैं 40-40 हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो एक बार में आपके 80% को वो सर कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो थैंक यू, आप सभी लोग जुड़े और इतने प्यार से आप लोग इस क्लास को देखें। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे, तो कंफर्म आपके खाते में 5 अंक जुट जाएंगे, ठीक है, एकदम 100%। जुन्नू सर क्लास होगी क्या? नहीं, आज जुन्नू सर अभी मोतिहारी से आए नहीं हैं, ठीक है, तो आ जाएंगे तो फिर क्लास उनका लग जाएगा, कल की क्लास लगेगी, ठीक है, सर का कल का क्लास लग जाएगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।